हिस्ट्री के बारे में मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट भी बनाया है मोस्ट रिसेंटली, आप लोगों ने देखा होगा। किस किस ने नहीं देखा वो बताओ। तो सबको पता है नोबेल प्राइज की हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो नोबेल प्राइज वैसे भी इंपॉर्टेंट होता है। एक चीज हम लोग देखेंगे, नोबेल प्राइज जो है ह्यूमैनिटी में किए गए, जितने भी ह्यूमैनिटी के लिए किए गए जा रहे एक्सपेरिमेंट्स में, अब आप एक चीज कॉमन देखोगे कि हम लोग ना बहुत ही न्यूक्लियर सॉरी नैनो साइंस की तरफ बढ़ रहे हैं, नैनो साइंस की तरफ बढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चरल चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज उसी बारे में तीनों नोबेल प्राइजेस लगभग रिलेटेबल हैं। जब हम बात करेंगे तो वही हम लोगों को फटाफट देखना है। एक क्विक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में आपको इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो आज नोबेल प्राइज के इस डिस्कशन में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस। ओरिजिनली जब नोबेल प्राइजेस शुरू हुए थे तो इकोनॉमिक साइंसेस वाला जो प्राइज था वो बाद में ऐड हुआ है, ओरिजिनली नहीं था, ठीक है। ये चीजें भी आप लोगों को याद रखनी है थोड़ी बहुत, कि ओरिजिनली नोबेल प्राइजेस कितने सब्जेक्ट्स में दिया जाता था। इकोनॉमिक्स वाज नॉट वन ऑफ देम, इकोनॉमिक्स बाद में ऐड हुआ है। जॉइंटली किसको मिला है ये? जोएल मोकीर, फिलिप आग्यूस, पीटर हाउइट, for explaining innovation driven economic growth and how societies must counter stagnation to sustain development। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। वाई? बिकॉज आफ्टर कोविड 19 के बाद, एक्सेप्ट चाइना एंड इंडिया, बिकॉज चाइना और इंडिया की मार्केट्स आर ह्यूज, वेरी ह्यूज मार्केट्स, यहां पे स्टैग्नेंट नहीं हो सकता। स्टैग्नेंट मतलब रुकी हुई बढ़त, बढ़ नहीं रहा है, बस रुका हुआ है। मार्केट क्या है? वहीं का वहीं है। तो आपको देखने को मिलेगा दुनिया भर में मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज कैसी ग्रोथ कर रही है? स्टैग्नेंट, ठीक है। अब इनोवेशन लगातार आया जा रहा है, नई टेक्नोलॉजी आई जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतने अनगिनत प्रोडक्ट्स आ चुके हैं मार्केट में, इतनी सारी चीजें आ चुकी हैं। तो उसी चीज को इन लोगों ने रिसर्च किया कि इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। आने वाले समय में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या आर्थिक बढ़त है वो इनोवेशन ड्रिवन होगी, यानी नवाचार संबंधी होगी, नवाचार के वजह से होगी, ठीक है। नए आइडियाज, नई टेक्नोलॉजी। हाउ सोसाइटीज मस्ट काउंटर स्टैग्नेशन, और जितने भी समाज हैं दुनिया भर में, चाहे वो डेवलप्ड इकोनॉमीज ही क्यों ना हो, उन्हें स्टैग्नेशन को तोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा ग्रोथ की तरफ, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ। और वो इकोनॉमिक ग्रोथ हमें सस्टेन करने की जरूरत है, डेवलपमेंट सस्टेन करने की जरूरत है, ठीक है। इन दोनों चीजों को रिलेट किया है, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन विद व्हाट इज डेवलपमेंट एंड व्हाट इज एक्चुअल ग्रोथ, ठीक है। तो इसके बारे में तो बस इतना ही डिस्कशन काफी है अभी। ओके, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे जोएल मोकीर ने किया, फॉर हैविंग आइडेंटिफाइड द प्री रिक्विसाइट्स फॉर सस्टेन ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, यानी लगातार बढ़त दर बनाए रखने के लिए आपको पहले से ही क्या फैक्टर्स रिक्वायर्ड है वो उन्होंने ढूंढे टेक्नोलॉजी की मदद से। आप टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो अपनी इकोनॉमी को लगातार बढ़ते रखने के लिए, ये इनका रिसर्च था। इनका रिसर्च था इन दोनों का, फॉर द थ्योरी ऑफ सस्टेन्ड ग्रोथ थ्रू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए। व्हाट इज क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन? क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इज व्हेन यू स्टॉप यूजिंग और डिस्ट्रॉय, और पीछे छोड़ देते हो द ओल्ड टेक्नोलॉजीज, व्हेन यू रिप्लेस द ओल्ड टेक्नोलॉजीज विद द न्यू वंस, ठीक है। उस तरह के डिस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं हम? क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। पुराने तौर तरीकों को छोड़ देना। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पावर बीआई आ चुका, एक्सेल का भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्जन आ चुका है, डेटा शीट्स भरी जा सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, उसका यूज हर जगह है। बट अभी भी अगर स्कूल में पावर पॉइंट 10 पावर पॉइंट सिखाया जाएगा, एक्सेल का वो पुराना बेसिक चीज सिखाई जाएंगी, रटन विद्या जिसे बोलते हैं, कंट्रोल प्लस वी का शॉर्टकट, कंट्रोल प्लस पी का शॉर्टकट, तो क्या वो इसके साथ रिलेटेबल है? नहीं। इनका कहने का मतलब यही है कि आपको लगातार कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की जरूरत है। समझ गए? बस ये था, ये छोटा सा
ठीक है, तो आई होप नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। ठीक है, इट इज़ वेरी रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम, चाहे वो आप GS 1 में आप कवर करो या GS 3 में। ओके सो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, लिटरेचर में नोबेल प्राइज हंगेरियन ऑथर को मिला है, लाज़लो क्रास्नो हारकोई, फॉर हिज कंपेलिंग एंड विजनरी over that in the midst of apocalyptic terror reaffirms the power of art. ठीक है, तो इनका वर्क, इनके बारे में बस उतना वर्क याद रख लो, दैट्स इनफ। ठीक है, लिटरेचर में ऑथर का नाम याद रख लो, अगर ये आएगा तो प्राइज एंड अवार्ड्स में आएगा ये क्वेश्चन, PCS टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, प्राइज एंड अवार्ड्स में आ सकता है। ठीक है, तो याद रखना 2025 में इस बार नॉमिनीज में इंडिया के नोवेलिस्ट थे अमिताभ घोष। ठीक है, तो याद रखना। अब हम लोगों के लिए क्या जरूरी है हमारे एग्जाम के लिए, अमिताभ घोष के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक तो विनर का नाम याद रखोगे और नॉमिनीज में अमिताभ घोष थे तो उनको याद रखना जरूरी है। Then we come to Nobel Prize in Physics. Nobel Prize in Physics has been awarded to Royal Swedish Academy of Sciences to John Clark, Michael Dewart and John Martinis for the discovery of macroscopic quantum mechanical tunneling and energy quantization in an electric circuit. I know ज़्यादा हो गया थोड़ा, लेकिन मैं बता रहा हूँ वही टेक्नोलॉजी अब बहुत माइक्रोस्कोपिक होती चली जा रही है। क्वांटम फिजिक्स एंड क्वांटम साइंस न्यू एज साइंस है, इंडिया का नेशनल क्वांटम मिशन भी है। क्वांटम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको पता होने चाहिए वो समझ लो। यहाँ पे 3 टर्म्स के बारे में बात करूंगा, एक है सुपर इम्पोजिशन, दूसरी है एंटेंगलमेंट और तीसरी है क्वांटम टनलिंग। ठीक है, तो क्वांटम है क्या पहले तो वो समझ लो। क्वांटम मैकेनिक्स का वो साइज है, दुनिया का वो साइज जब सब कुछ इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि वो फिजिक्स के लॉज वहां पे चेंज हो जाते हैं। जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ वहां नहीं लगेंगे फिर। ठीक है, तो मेरी अपनी खुद की भी एक थ्योरी है कि दुनिया, हम लोग यूनिवर्स देखते हैं ना और फिर मल्टी यूनिवर्सेस के बारे में बात करते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ना मल्टी यूनिवर्सेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होंगे शायद से, उनके लिए हम बहुत बड़ा ब्रह्मांड हो सकते हैं, है ना, क्योंकि वहां पे जहां फिजिक्स के लॉज डिफरेंट है तो यू आर इन द डिफरेंट यूनिवर्स, है ना। तो क्वांटम में यही होता है, क्वांटम इतना छोटा होता है, इतना छोटा लेवल होता है साइंस का, फिजिक्स का, वहां पे फिजिक्स के लॉज डिफरेंट दिखते हैं। अब क्वांटम को समझाने के लिए सुपर इम्पोजिशन क्या है और एंटेंगलमेंट क्या है। क्वांटम में चीजें इतनी तेजी से होती है, इतनी तेजी से होती है कि आपको लगता है एक ही समय पे 2 चीजें हो रही है। ये मैं पहले भी समझा चुका हूं। जैसे किसी चीज को आप लाइट को स्विच ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ कर रहे हो और आप सोचो इतनी तेज से ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ कर रहे हो, उस तेजी में लाइट आपको सिर्फ जलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, आप पहचान नहीं पाओगे कि ऑन है या ऑफ है, लेकिन सच क्या है, ऑन भी हो रही है और ऑफ भी हो रही है। तो यानी 2 कंडीशंस जब एक समय पर प्रेजेंट होती हैं उसको क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोजिशन। ठीक है, कंप्यूटर साइंस पूरी बेस्ड किस पे है, बाइनरी लैंग्वेज पे, 0 और 1, 0 और 1, एक समय पे 0 और 1 एक साथ नहीं हो सकते, या तो 1 है या तो 0 है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में एक ही टाइम पर 1 भी हो सकता है, एक ही टाइम पे 0 भी हो सकता है, और एक ही छोटी सी स्पेस वो घेरेगा, जिसके वजह से कैलकुलेशंस इतनी तेज हो सकती हैं। 0 1 एक टाइम पे 2 बाइट की जगह घेरी उसने, लेकिन यहाँ पे जब 1 और 0 एक ही साथ प्रेजेंट है तब वो कितनी जगह घेरेगा, कम, जितनी कम जगह घेरेगा और तेज कैलकुलेशंस हो सकेंगी। 70 साल जिस कैलकुलेशन को करने में टाइम लगेगा वो कुछ मिनटों में हो सकेगी। तो क्वांटम इज नेक्स्ट लेवल।
एंटैंगलमेंट, एंटैंगलमेंट क्या है? क्वांटम फिजिक्स में मैंने वही बताया कि जो क्वांटम पार्टिकल्स को इस्तेमाल करके, ठीक है, हम दो बिंदुओं में, दो जगहों पे ऐसा कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं कि अगर मैं यहां पे कुछ बदलाव कर रहा हूं, उसका इफेक्ट कहां पड़ रहा है? यहां पर। और चाहे वो यूनिवर्स में कहीं पर भी हो, लाइट ईयर्स दूर क्यों ना हो, ये टाइम ट्रैवल का प्रिंसिपल है जो आगे पॉसिबल हो सकता है। इसका मतलब समझ लो कि मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं और मैं इसी समय घर पे सो रहा हूं, ठीक है, तो हो सकता है उस मेरे घर पे सोने की वजह से मेरे पढ़ाने पे इंपैक्ट पड़े, ठीक है। यानी एक ही टाइम पे एक पर्सन दो जगह पॉसिबल हो जाएगा आने वाले टाइम पे। ये कुछ ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग चीज नहीं है, ये बस ये है एक वर्चुअल इमेज ऐसी बनाई जाएगी जो कि बहुत रियल दिखाई देगी। अभी आप वीडियो कॉल करते हो ना, वीडियो कॉल करते हो, उसी चीज को सोच लो, यहाँ पे क्वांटम पार्टिकल्स को इस्तेमाल करके मैसेजेस भेजे जाएंगे, पर्सन आपके सामने अवेलेबल होगा और एक्चुअल जो फिजिकल वो एक्शंस करेगा उसका इंपैक्ट कहां पड़ेगा? आपके सामने बैठा हुआ जो इंसान कर रहा है। तो एक नेक्स्ट एज वीडियो कॉलिंग समझ लो इसको, जिसमें सामने पर्सन अवेलेबल बट वो असली में वहां नहीं है। ये एंटैंगलमेंट का फ्यूचर यूज है, ठीक है। सलमान खान की तो मेरे को नहीं सुननी, ठीक है, हॉलीवुड की कोई होती तो उसमें तो करते भी। ठीक है, ये समझ गए। फिर है क्वांटम टनलिंग, ये एक नया चीज है। टनलिंग मतलब तो आप समझ रहे हो रास्ता बनाना। टनलिंग का मतलब क्या है? रास्ता बनाना, ठीक है। तो बहुत 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 लो एनर्जी इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिक सर्किट्स में सिग्नल्स का आगे जाना, सिंपल, ठीक है। आने वाले समय में जब हमने देख रहे हैं 2050 तक एनर्जी की डिमांड्स बढ़ेंगी, डबल हो जाएंगे, 4 गुना हो जाएंगे। ये याद रखना, ये लोग भी हैं, कुछ लोग हैं, कुछ लोग लगातार पृथ्वी पे ऐसे आएंगे जो कि लगातार सॉल्यूशंस ढूंढ के जाएंगे आप लोगों के लिए। और आने वाला दृश्य उतना बेकार नहीं है जितने हम लोग बेकार हैं। तो इसलिए इंडिया के लिए थोड़ी सी चिंतित होती है, चिंता होती है कि हम लोग कहाँ पर हैं इस पूरे सीन में, हम कहाँ हैं, सोचा है कभी? इसलिए थोड़ी सी चिंता होती है। हम तो नेक्स्ट एज चीजों में जा ही रहे हैं, दुनिया जाएगी, एनर्जी पूरी ग्रीन हो जाएगी, सब चीजें हो जाएंगी, अच्छी अच्छी चीजें होंगी। नैनो मटेरियल्स में ऐसा इन्वेंशन हो रहा है कि मटेरियल्स कैसे होने चाहिए उसके ऊपर काम चल रहा है। ऐसे मटेरियल बनाओ कि एनर्जी कंजर्व हो, हीट रेडिएट ना करे, हल्का हो, स्ट्रक्चर पे भार ना पड़े, सब चीजें हो रही हैं, समझ रहे हो। लेकिन हमारे देश में वही है कि ईंट भी सीधी नहीं रखी जा रही, ब्रिज आधे बन के छूट जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो इसलिए थोड़ी चिंता होती है। तो ये तो समझ गए क्वांटम टनलिंग, टनलिंग क्या है, ठीक है। तो क्वांटम टनलिंग के वजह से क्या बना सकते हो आप? सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स, ठीक है। अब क्वांटम कंप्यूटर्स में बहुत स्पीड से इंफॉर्मेशन जाती है ना, उस स्पीड को केटर करने के लिए एनर्जी कैसी चाहिए होती है? हाईली कंडक्टिंग, बहुत तेज सिग्नल्स जाने चाहिए। जब तेज सिग्नल जाएंगे तो हीट पैदा करेगा और ऐसे कंप्यूटर्स बहुत जल्दी हीट हो जाएंगे। तो उसी का सॉल्यूशन है ये, ठीक है। तो ये तीन वो हैं महान वैज्ञानिक। ठीक है, आप इसको पढ़ लेना। इसी के साथ साथ आप लोगों को क्या पढ़ना है? व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स एंड सुपर कंडक्टर्स। एग्जाम्पल्स, सिर्फ एग्जाम्पल, सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर का एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्वांटम टनलिंग क्या है? एक ऐसा फिनोमिनन है जहां पे पार्टिकल्स बैरियर्स को पास कर देंगे। क्लासिकल फिजिक्स में वो इम्पॉसिबल है, मैंने बताया। क्वांटम वर्ल्ड में तो क्लासिकल फिजिक्स अप्लाई होती ही नहीं है, ठीक है, लेकिन यहां पर हो जाएगा, ठीक है। इसमें पार्टिकल्स के कितने नेचर होते हैं आपको पता है? डुअल नेचर, एक वेव नेचर
और एक पार्टिकल नेचर। ये पता है आप लोगों को या नहीं? याद रखो, नहीं पता तो बता देता हूं। या तो पार्टिकल वेव्स में ट्रैवल करेगा या पार्टिकल के तरह ट्रैवल करेगा। तो यहाँ पे टनलिंग में क्या होगा, जब जैसे उसको रिक्वायर्ड होगा वो वेव फॉर्म ले लेगा और जब रिक्वायर्ड होगा पार्टिकल फॉर्म ले लेगा। हमारे लिए इतना ही समझना काफी है। सुपर इम्पोजिशन समझ में आता है, एंटेंगलमेंट समझ में आता है। जिसको ज्यादा इंटरेस्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास में मेरे पास थोड़ी रहेगी कि मैं तुम्हें ज्यादा समझा सकूं। ठीक है, फिर लास्ट आज की न्यूज है कि केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज मिला है वो मिला है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के लिए। ये है क्या, पहले देखो किन को मिला है। सुसुमु कितागावा, रिचार्ड रॉबसन, ओमार एम यागी। इसलिए इनको फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज बोलते हैं। देखो आप, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के लोग आपस में सब चीजें छोड़ के दे आर वर्किंग फॉर ह्यूमैनिटी, साइंस, फॉर द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड। किसी तरह से दुनिया तो जा ही रही है पीछे, जा रही है पीछे, लेकिन कुछ लोग तो हैं जो अभी भी हैं। मैं तो कह रहा हूँ यही है असली भगवान के अवतार जो कर रहे हैं, दुनिया इनके वजह से बचेगी। ठीक है, और ये वाला जो रिसर्च है इसमें देखो क्या है। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क क्या है? फर्स्ट डिजाइन रिचर्ड रॉबसन ने बनाया 3D स्ट्रक्चर by combining metal ions like copper with organic molecules to form strong interconnected frameworks. ultra real हाथ, prosthetics, ultra real बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल चीजों को मिला के स्ट्रक्चर्स बनाना, वो पॉसिबल हो जाएगा आने वाले टाइम में। ठीक है, he showed that it is possible to make materials with big spaces inside, जिसमें मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो सकते हैं, पोरस मटेरियल बना सकते हो आप। ठीक है, और इसको यूज कहां किया जा सकता है? इन्होंने बोला इनको हम यूज कर सकते हैं किसको कैप्चर कर, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए। इनको खाली स्पेसेस वाले बड़े बड़े ऐसे कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, एनर्जी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। देख रहे हो कहां जा रहा है इनका आइडिया, जो दुनिया की प्रॉब्लम्स है वहां पर जा रहा है। तो बस आपको एग्जाम में अगर कभी पूछा जाए यूपीएससी में, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार जो पेपर दे रहे हैं ना, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क आएगा एग्जाम में, कि बस इतना याद रखना है आपको इसके बारे में। कंबाइनिंग 3D स्ट्रक्चर मेटल आयंस विद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और ये कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, कहाँ कहाँ तक, याद रखना जितनी हाई टेक्नोलॉजी उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो अभी तो इससे पोरस स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं ताकि वो स्टोर कर सके, फिल्टर कर सके गैसेस को और केमिकल्स को। लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज और ज्यादा जगहों पे इस्तेमाल की जा सकती हैं। बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, मेडिकल साइंसेज में आने वाले समय में बहुत सारी जगह इस्तेमाल हो सकती है ये चीज। ठीक है, तो आप लोग एक बार रीड कर लेना इसको। दीज आर द 3 पीपल जिनको मेडिसिन में मिला है। मैरी ई ब्रुनको, फ्रेड रैम्सडेल, शिमोन साकागुची। यूएस जापान, जापान इज नेक्स्ट लेवल। ये तो आपको पता होना चाहिए। अगेन यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इस साल है ट्रेग्स। ये वर्ड ही इंपॉर्टेंट है, ट्रेग्स। सीधा पूछेंगे यूपीएससी में कि ट्रेग्स है क्या, किस चीज से संबंधित है। तो याद रखना, टी रेगुलेटरी सेल्स। टी सेल्स क्या है, याद है सबको? पुलिसमैन ऑफ द बॉडी, है ना। बॉडी में कोई भी इंफेक्शन, कुछ भी पैथोलॉजिकल कुछ भी चीज होगी, सबसे पहले कौन जाएगा? टी सेल्स। एचआईवी सबसे पहले किसको अटैक करता है? टी सेल्स को अटैक करता है, वो हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो जो ट्रेग्स है ये रेगुलेटरी टी सेल्स है, showing that some T cell act as immune system security guards to prevent autoimmune attacks. अच्छा, कुछ अटैक्स ऐसे होते हैं जो बाहर से नहीं आ रहे, वो अंदर से इम्यून सिस्टम को गलती भ्रम हो जाता है कि मेरे शरीर में कुछ है, और इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, ओवर एक्टिव। जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसमें क्या होता है, आपके जो जॉइंट्स में फ्लूइड होता है ना, जो घर्षण को कम करने के लिए होता है, तो बॉडी समझती है कि ये कुछ फॉरेन पार्टिकल है और गलती से उसको खत्म करने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, गठिया बाय सुना होगा आपने, रूमेटॉइड अर्थराइटिस।
ठीक है, अपने ही बॉडी के खिलाफ काम करती है जो ऐसी बीमारियां, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस। तो उन्होंने बोला हमारी बॉडी में ऐसे भी टी सेल्स हैं जो अपनी ही बॉडी में इम्यून सिस्टम की जो बीमारियां हैं उनको भी ये करते हैं काम, उनके खिलाफ। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है, आपको पता है रेगुलेटरी टी सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, वो आपकी बॉडी में रेगुलेट करते हैं क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, टी सेल्स का फंक्शन। ट्रेक्स पूछेंगे, मैं बता रहा हूँ ऐसा पूछेंगे, ट्रेक्स क्या है, किस चीज